ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अच्छे से समझ लिया था। तो आज का जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा बोहर्स एटॉमिक थियरी। सबसे पहले बोहर्स के कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे, फिर उन्होंने अपनी एटॉमिक थियरी में किस तरीके से एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी ये ठीक है। डालेंगे बोहर्स एटॉमिक थियरी। बोहर्स एटॉमिक थियरी। बोहर ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था और छोटे से एक्सपेरिमेंट के बेस पर अपनी पूरी थियरी दी। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने एक हाइड्रोजन लैंप लिया कुछ इस तरीके से। उन्होंने एक हाइड्रोजन लैंप लिया ऐसे, और इस हाइड्रोजन लैंप से निकलने वाली लाइट को एक प्रिज्म से पास किया। ध्यान देना इस बात को, ये आपका हाइड्रोजन लैंप है और इस हाइड्रोजन लैंप से निकलने वाली लाइट को उन्होंने एक प्रिज्म से पास किया। तो ये समझ लो कि यहाँ से निकलने वाली एक लाइट, जब ये लाइट प्रिज्म से पास हुई तो पास होने के बाद जब बाहर स्क्रीन पे जब दिख रही थी तो इस तरीके से कुछ पैटर्न दिखाई दिए। लाइन स्पेक्ट्रम, इस पैटर्न को आपने बोला था, इसे ऑलरेडी कराया गया है। तो पहली वाली जो लाइन थी वो लाइन बहुत ही पतली सी थी, दूसरी लाइन की थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा थी, तीसरी लाइन की थिकनेस दूसरी वाले से भी ज़्यादा थी, और सबसे आखिरी वाली यानी कि चौथी जो लाइन थी उसकी थिकनेस तो भाई सबसे ज़्यादा थी। इस तरीके से बोहर ने अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखा। इस रिजल्ट से उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद ऐसा होगा कि जो एटम है उस एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पे रहते होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे हो। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे होंगे तो फिर जो एनर्जी यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम है ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए था, बट ये स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस नहीं। कॉन्टिन्यूअस ना होने का सिंपल सा एक ही मतलब है कि देखो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, थोड़ी सी दूरी के बाद फिर से कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, थोड़ी दूरी के बाद फिर से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद फिर से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे शायद होंगे। ये सोच करके बोहर ने अपनी थियरी को आगे बढ़ाया था और अपने पोस्टुलेट्स लिखे। तो अगली हेडिंग होगी बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक थियरी। इनके पोस्टुलेट्स क्या क्या? देखो बेटा, जब इनके पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला पोस्टुलेट जो था, इस पहले पोस्टुलेट्स में बोहर ने रदरफोर्ड की एटॉमिक थियरी की सराहना की। उन्होंने कहा था रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक थियरी में जो भी बातें बताई थी पूरी तरीके से सही थी। उनके अकॉर्डिंग एटम कंसिस्ट ऑल प्रोटॉन्स and all protons and all neutrons at its center. Atom consists all protons and all neutrons at its center called nucleus. पहला पोस्टुलेट उन्होंने ऐसा लिखा कि एटम के सेंटर पे सभी प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, और उस पोर्शन को उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर सभी प्रोटॉन होंगे और सभी न्यूट्रॉन। सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चन ये है कि अगर न्यूक्लियस के पास सभी प्रोटॉन सभी न्यूट्रॉन हैं, यानी कि सेंटर ऑफ बॉडी के पास सभी न्यूट्रॉन और सभी प्रोटॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ? उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स revolves around the nucleus. Electron revolves around the nucleus at fixed path. इसी फिक्स्ड पाथ को बोहर ने ऑर्बिट का नाम दिया। क्या नाम दिया था? ऑर्बिट और शेल।
fixed path called orbital or cell with fixed velocity and fixed energy। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करेगा, उस फिक्स्ड पाथ को क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे या शेल बोलेंगे। और जिस सेल में वो मूव कर रहा है उस सेल की एनर्जी और उसका वेलोसिटी उसके अंदर फिक्स होगी। मेरी बात समझ रहे? नेक्स्ट पोस्टुलेट उनका क्या था? अब क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे है, क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते? तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। और जब भी कभी इस तरीके का काम हो रहा होगा तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को अपनी एनर्जी रिलीज करनी होगी और इस प्रोसेस को डी एक्साइटेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल बाय रिलीजिंग some energy in the form of electromagnetic radiation called de-excitation। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर सकते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करें। और अगर ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेंगे तो उस टाइम पे उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि लोअर एनर्जी से मतलब कम एनर्जी जहाँ पे उनके पास एनर्जी कम है, उन्हें ऐसी जगह जाना जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल to higher energy level, lower energy level to higher energy level by absorbing some energy in the form of electromagnetic radiation called excitation। कहने का मतलब मान लीजिए इस तरीके से मैंने एनर्जी का लेवल लिखा है। ये आपका n=1 है, ये n=2 है, n=3। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है और ये थर्ड एनर्जी लेवल। सबसे लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है? फर्स्ट। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है, हायर एनर्जी लेवल होता चला जा रहा है। तो अगर कभी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो इस प्रोसेस को हम डी एक्साइटेशन बोलेंगे। इसको हमने क्या बोल दिया? डी एक्साइटेशन। और जब डी एक्साइटेशन हो रहा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? मतलब एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि हायर से लोअर पे आ रहा तो एनर्जी निकालनी पड़ेगी। एनर्जी रिलीज। अच्छा, लेकिन अगर वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी पे जाना चाह रहा है कुछ इस तरीके से, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? एक्साइटेशन बोलेंगे। और इस एक्साइटेशन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हर एक एनर्जी को लेकर के ये जंप करेगा या कुछ पर्टिकुलर एनर्जी का अमाउंट होगा जिसको लेकर के ये जंप करेगा? ऐसा नहीं होता कि वो किसी भी एनर्जी को लेकर के जंप करे। उसे जंप करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए।
याद कीजिए, जब मैंने आपको भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी नहीं ले लेता, वो एक ऐसा एनर्जी लेता है कि मिनिमम एनर्जी का पैकेट होना चाहिए, जो जिस मिनिमम एनर्जी का क्वांटम होना चाहिए, पैकेट होना चाहिए, जैसे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हो, है ना, उससे कम एनर्जी को तो लेता ही नहीं है। थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन से कम एनर्जी वाला प्रोटॉन को लेता ही नहीं है। उसके भी अपने नखरे, हमें कम से कम इतना पैकेट तो चाहिए, इससे बड़ा पैकेट तो इससे छोटा पैकेट नहीं लेंगे, ठीक है, वो अलग बात, छोटा पैकेट बड़ा क्वांटम। यहाँ पे फोर्थ वाला हमने तो ये कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन यही है, इस क्वेश्चन को समझना है और इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करना है कि क्या जो भी इलेक्ट्रॉन है वो हर एक एनर्जी को लेकर के जंप कर सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक पैकेट लेगा, एक मिनिमम एनर्जी का अमाउंट होना चाहिए, उस एनर्जी के अमाउंट को क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोला गया, इसे बोहर्स क्वांटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बोहर्स क्वांटाइजेशन का ये कहना है कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में मूव कर रहा होगा तो हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी एक अपने मन से एक सेल बना देगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा होगा तो उस सेल की अपनी एक एनर्जी होगी, यहाँ पे लिखा हुआ एक फिक्स्ड एनर्जी होगी, और अगर वो दूसरे सेल में मूव कर रहा है, यानी कि इस वाले सेल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी, अगर वो दूसरे वाले सेल में मूव कर रहा है तो इसकी भी अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी, और इस एनर्जी और इस एनर्जी के बीच का एक एनर्जी गैप होगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी लेकर के जंप कर जाएगा, इस और इनके दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होगा, मिनिमम इतना एनर्जी आपको चाहिए। अगर आपने उतनी एनर्जी दे दिया, जैसे एक एग्जांपल है, मान लो इसके पास है 30 किलो जूल की एनर्जी, पहले वाले सेल के पास मान लो कितने की है, 30 किलो जूल की एनर्जी है, इसके पास 60 किलो जूल की एनर्जी है। अब आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर के उसे एक्साइटेड करना है, तो आप कितने किलो जूल की एनर्जी दोगे, 30 किलो जूल की, क्योंकि 30 से टोटल कितने पहुंचे, 60। अगर आपने 35 किलो जूल की एनर्जी दे दी तो क्या इलेक्ट्रॉन लेगा और जंप करेगा, नहीं, क्योंकि भाई साहब जंप के बाद तो बाहर भाग जाएगा ना, उसे ऐसा जंप करना है वो यहीं पे जाकर के पहुंचे, ऐसा नहीं कि उससे बाहर चला जाएगा तब भी गायब, उससे पहले गिर जाएगा तब भी गायब, उसे यहाँ से जंप करके यहीं पे पहुंचना है, उसके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, और वो अमाउंट आपका इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 30 किलो जूल है। इसको बोहर्स क्वांटाइजेशन बोलते हैं। क्वांटा एनर्जी कोई भी नहीं लिया जा सकता, एक फिक्स्ड एनर्जी का क्वांटा लेगा ये इलेक्ट्रॉन, तभी एक जगह से दूसरी जगह जंप करेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट। इस बात को उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया। फिफ्थ पॉइंट, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर चक्कर लगाएगा या जिस ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाएगा, उस ऑर्बिट या उस सेल में उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π एक इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज वो किसी भी सेल में चक्कर नहीं लगा सकता, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is integral multiple of h/2π। अब इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है समझ लेते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब एक इंटीजर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू nh/2π, mvr इक्वल्स टू nh/2π। ये बोहर ने, अब देखो क्वेश्चन ये था ये आया कहाँ से। बोहर पूरी लाइफ टाइम तक इसको अपना एक्सपेरिमेंट करते रहे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया ये आया कहाँ से। बस उन्हें ये बात पता है कि उनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिस भी सेल में रह रहा है उस सेल का एंगुलर मोमेंटम उस nh/2π के इक्वल होगा। वेयर n इज द 1 2 3 ... इनफाइनाइट, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ओके। और आपको पता है m क्या है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे अपना दिमाग लगा लेते हैं, वो फिजिक्स में घुसेड़ देंगे, सर वेलोसिटी है और स्पीड है, अंतर क्या है दोनों में? इलेक्ट्रॉन की तो स्पीड होनी चाहिए, आप उससे वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं?
तो यहाँ पे दिमाग मत बना, क्योंकि जब हम बात केमिस्ट्री की करते हैं तो माइक्रो लेवल की बातें होती है, उसमें ग्रेविटी कभी काम नहीं करती। केमिस्ट्री में ग्रेविटी नहीं होती, समझे? तो इसलिए, और उसमें कभी वेलोसिटी और स्पीड बोलूँ तो आप दोनों को सेम समझेंगे, मास या वेट बोलूँ दोनों को सेम समझेंगे। ऐसा नहीं है कि मास अलग हो जाएगा वेट अलग हो जाएगा उसका, ठीक है? ये केमिस्ट्री है। ओके, तो मैंने अब आर क्या है बेटा, आर क्या है? वो जिस रेडियस में, जिस पाथ पे चल रहा है, जिस उसका अपना फिक्स रेडियस, रेडियस ऑफ सेल। ओके, अच्छा एच तो आपको पता है क्या, क्या है एच? प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में मूव कर रहा होगा तो उस सेल का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? NH/2π होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, मान लो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है m है, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसका रेडियस r है। इसका एंगुलर मोमेंटम mvr किसके इक्वल होना चाहिए? NH/2π। अगर ये पहले सेल का है तो n की वैल्यू 1 डालोगे, दूसरे सेल के लिए n की वैल्यू 2 डालोगे, तीसरे सेल के लिए n की वैल्यू 3 डालोगे। मेरी बात समझ आ गई? ये बोहर के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, पहले इसको नोट करो, फिर आगे के पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस करें। अब इसको इरेज करते हैं, फिर जाके आगे बढ़ते हैं। याद होगा अगर तुम लोगों को, तो बोहर ने एक और बात बताई थी कि बोहर ने नहीं, सॉरी, रदरफोर्ड ने एक बात और बताई थी। उन्होंने कहा था अगर न्यूक्लियस के रेडियस की बात करें और एटम के रेडियस की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप आता है। याद है ये बात? एक और पोस्टुलेट, कौन सा नंबर है पोस्टुलेट का? नहीं, ये आपका 6 होगा ना, 6 नंबर। The radius of atom is much higher than, या फिर आप लिख सकते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे जो बुक में लिखा हुआ है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल as compared to size of atom। और अगर मैं एटम के साइज को कैपिटल R बोलूं तो कैपिटल R और न्यूक्लियस के साइज को स्मॉल r बोलूं, इन दोनों में क्या रिलेशन होता था? कैपिटल R दिस इज इक्वल टू स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5। क्या ये रिलेशन आता था? यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में जो रिलेशन है, कैपिटल R इक्वल टू R इंटू 10 टू द पावर 5, तो इससे हमें पता चल गया कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो इतना छोटा है, हम उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। चलो, इन सारे पोस्टुलेट के बाद एक समस्या अभी और बनी पड़ी हुई है कि अभी आपने सेकेंड पोस्टुलेट, या कौन सा पोस्टुलेट मुझे याद नहीं, उसमें आपने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ फिक्स्ड एनर्जी में फिक्स्ड पाथ पे चल रहा है। जरा मुझे ये भी तो क्लियर कर दो वो फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड वेलोसिटी और फिक्स्ड पाथ आखिर है क्या? ये भी तो कैलकुलेट करना होगा। तो बोहर ने इसके बारे में बताया था, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट Rn दिस इक्वल्स, देखो जब हम nth ऑर्बिट की बात करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नहीं, सीधे nth ऑर्बिट की रेडियस की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। या अगर आप पिकोमीटर में निकालना चाहते हैं, अगर आप यही वैल्यू पिकोमीटर में निकालना चाहते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 53.0 n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। ये यूनिट है, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर, जो भी आप यूनिट यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये, चलो रेडियस तो हमें पता चल गया, लेकिन इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड पता करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था,
2.18 into 10 to the power 6 Z by n. 8. Speed of electron in nth shell. Speed of electron in nth cell is V equals to 2.18 into 10 to the power 2.18 into 10 to the power 6 Z by n मीटर पर सेकेंड। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट के अंदर कितनी वेलोसिटी होगी वो। 9th है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी की वैल्यू आएगी -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18। अब ऊपर आएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये इसकी एनर्जी। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले और हैं। कौन कौन सा है? रेडियस का, वेलोसिटी का और एनर्जी का। इन 3 फॉर्मूलों का यूज करके हम बोहर्स के एटॉमिक थियरी पे प्रेजेंट सारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फिर आगे मैं आपसे कह रहा हूँ, चलो बोहर का जो मॉडल है, जितना भी आपने पोस्टुलेट अभी पढ़ा है, उन सारे पोस्टुलेट को एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। देखो, एटम का सेंटर क्या है? न्यूक्लियस। यहाँ पे सभी प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। ओके, एटम के सेंटर क्या है? न्यूक्लियस। और यहाँ पे सभी प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। इसका जो पहला सेल है वो कुछ इस तरीके से, इसे n=1 बोलेंगे। ये क्या है आपका? n=1। इसके बाद एक और सेल होगा जो इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा, इसको क्या बोलेंगे? n=2। इसके बाद इसका तीसरा सेल जो इसके चारों तरफ यहाँ पे ऐसे घूम रहा होगा, इसको बोलेंगे n=3। ऐसे ही यहाँ पे इस तरीके से चौथा सेल आएगा जो इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा होगा, इसे हम बोलेंगे n=4। ये 4 n=4। क्लास 9th में आप लोगों ने ये पढ़ा था। इसे हम क्या बोलते थे? K, इसे बोलते हैं L, इसे बोलते हैं M और ये बोलते हैं N। KLMN। और आपने ये भी पढ़ा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, याद होगा अगर तो, दिस इज इक्वल्स टू 2n²। किसी भी nth सेल में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उसका फॉर्मूला मैक्सिमम कितने हैं? 2n²। यानी फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। देखो, 2 रखेंगे, 2 × 4, 4 × 2 8। अगर 3 रखेंगे तो 3 × 3 = 9 × 2 18। 4 रखेंगे, 4 × 4 = 16 × 2 32। तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्लास 9th में, हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस सेल में कितना होगा क्लास 9th में पढ़ाया गया। तो मैंने वहाँ पे वो फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा के रख दिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका पहला वाला जो सेल है, इसको मैं अगर एनर्जी लिखूं तो क्या कहेंगे आप? एनर्जी 1 है सर, फर्स्ट एनर्जी है। अगर यहाँ पे एनर्जी लिखने की कोशिश करूँ तो क्या लिखेंगे? E2, यहाँ पे E3 और यहाँ पे E4। अगर मैं इसकी वेलोसिटी लिखूँ तो क्या V1 होगा? और वेलोसिटी यहाँ पे V2, इसकी वेलोसिटी V3 और इसकी वेलोसिटी V4। ये आपका बोहर्स का एटॉमिक थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। अगर मैं आपको हाइड्रोजन एटम के लिए सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए बोलूं तो क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे? फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल के लिए रेडियस भी कैलकुलेट करना है, आपको वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना है, आपको एनर्जी भी कैलकुलेट करना है। आओ चेक करते फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के लिए आप जल्दी से मुझे जेड की वैल्यू बताओ क्या है, क्योंकि हर जगह जेड यूज हुआ है। यहाँ भी जेड यूज हुआ है, यहाँ भी जेड यूज हुआ है, यहाँ भी जेड यूज हुआ है और यहाँ भी जेड यूज हुआ है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। और हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा, मैं यहाँ पे n की वैल्यू रखूंगा, यानी कि कौन से सेल की बात कर रहा हूँ, और उसके बेस पे आप उसका रेडियस बताएंगे। रेडियस का फॉर्मूला सामने लिखा होगा। कहाँ पे लिखा होगा? ये लिखा 0.53 n²
जेड, ठीक है। ये यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम, यूनिट है आपका एंगस्ट्रॉम, ठीक है। रेडियस आप बता देंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा वेलोसिटी बताओ कितनी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जल्दी बताओ, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और आखिरी में एनर्जी का फॉर्मूला बता दो। एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल। आपको ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके एक एक करके बतानी। चलो मैं कर रहा हूँ n इक्वल्स टू 1 के लिए। अगर n की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दूंगा और z की वैल्यू तो पहले से ही 1 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा? r1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0.53 एंगस्ट्रॉम। मैं कह रहा हूँ कि चलो वेलोसिटी बताओ। आपने कहा z की वैल्यू सर 1 पहले से ही है, n की वैल्यू आपने 1 पुट कर दिया, तो v1 की वैल्यू जो आई वो कितनी होगी? 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये हो गया 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड। मैं कह रहा हूँ फिर से आप एनर्जी निकालो। z की वैल्यू पहले से 1 दिया हुआ है, n की वैल्यू आपने 1 डाल दिया, तो आपकी एनर्जी E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? जल्दी बताओ। आप कहेंगे माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई? फिर मैं कह रहा हूँ कि जरा सेकंड सेल के लिए R2 की वैल्यू बताओ। आप कहेंगे सर n की जगह पे हमें क्या रखना है? 2 रखना है। तो n की जगह पे अगर आपने 2 रखा, z की वैल्यू 1 है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो ये है, ये क्या है? R1। तो आप ऐसे कह सकते हैं R1 इंटू 2 टू जा 4। तो आप लिख सकते हैं 4R1। 4 गुना बढ़ जाएगा। देखो फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर। n की वैल्यू 2 डाला, 2 जा 4 हो गया, तो 4 इंटू 0.53। 0.53 की वैल्यू क्या है? R1। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा 4 R2 की वैल्यू क्या आ गई? 4R1। जरा इधर बताओ V2 की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे सर V2 की वैल्यू निकालना है, तो बस n की वैल्यू क्या डालना है? 2। तो क्या हाफ आ जाएगी ना? तो आप कहेंगे कि 2.18 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ V1 बाई 2? यस और नो? अच्छा, इसी तरीके से E2 की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगा? E2 की वैल्यू क्या आ जाएगा? आप कहेंगे क्या n की जगह पे क्या रखना है? 2। E1 बाई 4 क्या आ जाएगा? E1 बाई 4। अच्छा, अब थर्ड सेल के लिए बता दो जल्दी से। थर्ड सेल के लिए बताओ जल्दी से। R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 9 टाइम्स ऑफ R1। अच्छा, 9 टाइम्स ऑफ R1। अच्छा, V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? V1 बाई 3। n की वैल्यू 3 डाला। अच्छा, E3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? जल्दी बता दो। E1 बाई 9। तो अगर मैं इसी तरीके से रैंडमली आपसे कहूँ कि अगर मैं Rn की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, Rn की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या n इज R1 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर लिखूँ? क्या हो जाएगा Rn की वैल्यू? R1 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर। यस और नो? और अगर मैं Vn की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? Vn की वैल्यू लिखना चाहूँ तो V1 डिवाइडेड बाई n। V1 डिवाइडेड बाई n। तो आप कहेंगे V1 बाई n। अच्छा, Vn की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से मैं En की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा बताओ? E1 बाई n स्क्वायर। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप सोच रहे हैं सर ये बनाने की क्या जरूरत है? इस बुक को बनाने की जरूरत ये, कभी कभी क्वेश्चन में पहले सेल की रेडियस दे देगा। वो कभी कभी ऐसा हो जाएगा ना कि वो कहेगा कि हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की रेडियस इतनी है, तो फिफ्थ सेल की रेडियस बताओ। अब आपको तो फर्स्ट सेल की रेडियस पता है 0.5, लेकिन उसने अपनी तरफ से इसको मॉडिफाई कर दिया। उसने कहा अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की रेडियस इतनी है तो फिफ्थ सेल की रेडियस कितनी होगी? आपने कहा फर्स्ट सेल की दिया हुआ है, n की वैल्यू 5 डाल देना है, तो फिफ्थ सेल की रेडियस निकल आएगी। क्या ये बात समझ आ गई? या उसने कहा कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के फर्स्ट सेल की वेलोसिटी v1 है,
और nth सेल की वेलोसिटी पता करना है तो आप बड़े आराम से पता कर लेंगे। लेकिन ये सब किसके लिए है बेटा? ये सब किसके लिए? नहीं, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि Z की वैल्यू 1 कर दिया। फॉर अदर एलिमेंट, अगर हम किसी और एलिमेंट के लिए लिखना चाहें तो यही सारे फॉर्मूले Vn जो Rn की वैल्यू है, उस Rn की वैल्यू में इस बार Z भी इंक्लूड होगा ना। ये जो पूरी वैल्यू थी ये क्या थी? R1 थी, तो R1 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, तो आप लिखेंगे R1 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। जरा बताओ कि Vn की वैल्यू क्या आएगी? V1 इंटू जेड बाई एन, V1 इंटू जेड बाई एन, और En की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E1 इंटू En की वैल्यू क्या है? E1 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर आगे। इन सारी चीजों के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि कभी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करे, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में जंप करे, तो उसे कुछ एनर्जी लेना पड़ेगा, या अगर लोअर से हायर में जंप कर रहा है, लेकिन अगर हायर से लोअर में जंप कर रहा है तो एनर्जी रिलीज करना होगा। हमें ये पता करना है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और पता करना। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास एनर्जी गैप बिटवीन टू ऑर्बिट, दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप के बारे में हम बात करेंगे। पहला ऑर्बिट, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो ये आपका NF है, और ये आपका इनिशियल है Ni, और ये आपका NF, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस पोर्शन पे आ रहा है, इनिशियल पोर्शन से फाइनल पोर्शन। यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो आएगा आपका EI, और यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो होगा आपका EF। तो फिर इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा? डेल्टा ई। कितनी होगी डेल्टा ई की वैल्यू? EF माइनस EI। अच्छा, बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, आगे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, ओके एन स्क्वायर। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर मैं EI की वैल्यू कैलकुलेट करता तो आप कहते हैं कि माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई NI स्क्वायर, ये तो होगा। और अगर मैं NF की वैल्यू कैलकुलेट करता तो माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन NF स्क्वायर, यही होगा। अच्छा, मैं फिर से डेल्टा ई की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। डेल्टा ई की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल है ना, तो माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन NF का स्क्वायर, माइनस 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 मिलके क्या हो जाएगा? प्लस प्लस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन NI का स्क्वायर, यही होगा ना? कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें कॉमन क्या कर सकते हैं? माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर को मैंने कॉमन कर दिया। बचा क्या बेटा? माइनस कॉमन हो गया तो प्लस बचा, यहाँ से माइनस कॉमन, प्लस में से माइनस कॉमन हो गया तो माइनस बचा, तो 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI का स्क्वायर, ये तो होगा 1 अपॉन NF का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI का स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू फाइनली लिख दे रहा हूँ, ये डेल्टा ई का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना? डेल्टा ई का फॉर्मूला हो गया बोहर के अकॉर्डिंग, डेल्टा ई इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। अच्छा, हमें पता है, हमें क्या पता है? डेल्टा ई का फॉर्मूला जो होगा वो, डेल्टा ई जो भी होगा वो HC बाई लैम्डा होगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर कितना है? माइनस 18 जेड स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर, क्या ये हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर मैं 1 बाई लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट करता तो 1 बाई लैम्डा हो जाता
माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग जा रहा है। 1 बाई लैम्डा को हम बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? वेव नंबर। वेव नंबर दिस इक्वल्स टू, अब ये वाला जो पोर्शन एच सी यहाँ से हटाया कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा एच इंटू सी। एच की वैल्यू और सी की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट किया था। एच सी का कैलकुलेशन क्या था बता दीजिए। माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर। एच इंटू सी क्या था बेटा? 1.98 इंटू माइनस 25। ये कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले। ओके, 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर, यही होगा। अब इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करने पर एक नया कांस्टेंट, ये देखो पूरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पे हमें एक नया कांस्टेंट मिलेगा 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7। 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर रख दूं बेटा, तो वेव नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7, यही ना? जेड स्क्वायर आगे क्या लिखूं बताइए? 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। सॉरी, ये माइनस अंदर गया तो अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इनिशियल को पहले लिख दिया, फाइनल को बाद में लिख दिया, ठीक है ना? ओके, अभी ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, इसको सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले साइंटिस्ट थे रेडबर्ग, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रेडबर्ग कांस्टेंट आर एच। क्या हो गया? रेडबर्ग कांस्टेंट आर एच बोलेंगे। जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। वेयर आर एच क्या है बेटा? रेडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, कोई दिक्कत? आपके फॉर्मूला, ये वेव नंबर का एक फॉर्मूला रेडबर्ग इक्वेशन से हम लोगों ने, इस इक्वेशन को हम रेडबर्ग इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेडबर्ग इक्वेशन। इसे नोट करना। सेम यहाँ पे जो हमने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया है, अगर इस वाली इक्वेशन भी माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये इक्वेशन भी बदल सकता है? क्या आ जाएगा? डेल्टा ई दिस इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। आगे जेड स्क्वायर यहाँ पे 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन। दोनों इक्वेशन सही है, लेकिन इसका यूज आगे कैसे होगा इसके बारे में बताऊंगा। तो अब हम लोगों को ये पता चल चुका है कि जब भी कभी एक सेल से दूसरे सेल में हम जंप करेंगे, जब एक सेल से दूसरे सेल में हम जंप करेंगे, मतलब हम नहीं, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन के जंप करते समय कितनी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नोट कीजिए। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन? व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट क्वेश्चन लिखें। What are the frequency and wavelength of photon? Frequency and wavelength of photon. What is the frequency? What are the frequency? Frequency and wavelength of photon. What are the frequency and wavelength of photon emitted during the transition from during
the transition from n equals to 5 to n equals to 5 to n equals to 2 in the hydrogen atom. n equals to 5 to n equals to 2 in हाइड्रोजन आटम। चलो तो जल्दी से मुझे बताइए n इनिशियल की वैल्यू कितनी है? 5। n इनिशियल का मतलब कहाँ से जंप कर रहा है, और n फाइनल की वैल्यू कितनी है? 2। तो e इनिशियल, अब हमारे पास फार्मूला क्या है? हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए और वेवलेंथ चाहिए। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? डेल्टा E मिल जाए तो काम बनेगा। डेल्टा E क्या होता है? E फाइनल माइनस E इनिशियल। E फाइनल की वैल्यू क्या होगी? E फाइनल की वैल्यू, अब E फाइनल का मतलब क्या होगा? जल्दी बताओ। 2.18 into 10 to the power -18, यही ना? यस सर। आगे Z, हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू तो 1 हो गई, और Z स्क्वायर अपॉन n फाइनल का स्क्वायर, ये हो गया माइनस। फिर से क्या लिखूंगा? माइनस माइनस प्लस हो गया। 2.18 into 10 to the power -18 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर। अगर मैं इसमें कॉमन करूं, कितना कॉमन आ जाएगा? -2.18 into 10 to the power -18 कॉमन कर लो, बताओ क्या बचेगा? यहाँ माइनस कॉमन हो गया, 1 अपॉन n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से मुझे बता दो। -2.18 into 10 to the power -18, चाहो तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यही वाला यूज कर सकते हो, अभी लिखवाया था ना, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। ठीक, और चाहो तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप यूज करो, आपकी मर्जी। अब जल्दी से मुझे बताओ, 1 n फाइनल की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, -2.18 into 10 to the power -18 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 माइनस 1/25। क्या इसको सॉल्व करके बता सकते हो? चलो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। क्या करना चाह रहे हो? माइनस अंदर करके 1/25 माइनस 1/4 कर दो, कोई बात नहीं है, माइनस अंदर कर दें तो 1/25 माइनस 1/4 से क्या ही फर्क पड़ेगा, आपका आंसर बस आना चाहिए। चलो इसको कैलकुलेट करो। आप इसका एलसीएम ले लो, 2.18 into 10 to the power -18, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 104 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा? 2.18 into 10, थोड़ा सा ऊपर, तो डेल्टा E की वैल्यू आ गई 2.18 into 10 to the power -18 मल्टीप्लाइड बाई -21 डिवाइडेड बाई 100। चलो 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 to the power -2 लिख दिया, ठीक है। अब 10 to the power -2 पर मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा? तो 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 21, माइनस आगे लगा दूँ, मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 18 और 21 20 -20। चलो इसको कैलकुलेट करके एक बार आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। इसका आंसर अप्रॉक्सीमेट आएगा -4.58 into 10 to the power -90, है ना? डेल्टा E की क्या यही वैल्यू आ रही है सबकी? जब आप कैलकुलेट करो 4.58 into 10 को -90, यही आ रहा ना? ठीक है। अच्छा अभी हमें क्या निकालना था? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालना था, यही निकला क्या? डेल्टा E, और डेल्टा E की वैल्यू होती है hc/λ, या फिर डेल्टा, अब लैम्डा की वैल्यू में कैलकुलेट कर ली, लैम्डा की वैल्यू क्या जाएगी? hc/डेल्टा E, और आप लोग ने ऑलरेडी h into c की वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है, कितना है?
1.98 into 10 to the power minus 25 divided by minus 4.58 into 10 to the power minus 19। जरा इसको कैलकुलेट करके लैम्डा की वैल्यू एक बार फटाक से बता दो। डेल्टा ई की वैल्यू आपको यहाँ पे प्लस में रखना होगा, क्योंकि डेल्टा माइनस साइन रिप्रेजेंट करा इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे आप रखेंगे। ठीक है, बताओ इसको कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ। जीरो पॉइंट 432 ठीक, 0.432 ओके। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू 0.432 आ रही है, क्वेश्चन है कि इसकी यूनिट क्या होगी। हाँ, 10 टू द पावर कितना है बोलो, जो भी है आप बोलो। -6 ओके, 10 टू पावर -6। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 432 इंटू 10 टू द पावर -9 लिख सकता हूँ ना। अच्छा, 10 टू द पावर -9 को क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। तो मैं लैम्डा की वैल्यू लिख सकता हूँ 432 नैनो। ठीक है, अच्छा हमें लैम्डा पता चल गया, क्या वो पता चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये तो होता है इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू रखेंगे वो नैनोमीटर में रखेंगे या मीटर में रखेंगे, मीटर में। कौन सा ऊपर वाला वैल्यू, ओके, तो हम रखेंगे 432 इंटू 10 टू द पावर -9। अब जल्दी से मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू करें। 0.0069 आगे, 0.0069 आगे, 10 टू द पावर 9 ऊपर गया, प्लस हो गया 18, है ना, उधर ही 9 प्लस 17। ओके, अभी मैं पॉइंट को इस तरफ लेके चल रहा हूँ, मैं पॉइंट को इधर ले आऊँ, तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.9 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 डिजिट मैंने यहाँ इस तरफ कुछ आया, 10 टू द पावर क्या कर दूंगा 14। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने बहुत ही आराम से कर लिया। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, न्यू की वैल्यू पूछी थी और लैम्डा की वैल्यू। हमें न्यू और लैम्डा को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत थी, डेल्टा ई की जरूरत है। डेल्टा ई के लिए हम लोग या तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे, या तो हम लोग हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, हमने शुरुआत से स्टार्ट किया, शुरुआत वाला एकदम शुरू से स्टार्ट किया। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते थे, आपका आंसर तब भी डेल्टा ई की वैल्यू इतना। माइनस साइन बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9। समझा रहे ना बात। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ के आज की क्लास करेंगे। लेकिन इसे नोट कर लिया, इरेज कर दूं। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड, क्वेश्चन नोट करें, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट the energy associated by He plus. Calculate the energy associated by He plus of first orbit.
व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट? व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट? तो मेरे ख्याल से आपको एनर्जी और रेडियस का फॉर्मूला पहले ही बताया जा चुका है। जल्दी से मुझे आर एन की वैल्यू फॉर्मूला बता दो, क्या आता है? आर एन इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताइए जेड के फॉर्म में, क्योंकि इस बार हीलियम हाइड्रोजन नहीं हीलियम, तो क्या है पूरा फॉर्मूला, आर का पूरा फॉर्मूला बता दीजिए, पूरा फॉर्मूला 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, यही तो था। यूनिट बताइए इसका क्या था? एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। चलिए मैंने कहा आर एन की जगह कौन सा ऑर्बिट चाहिए? फर्स्ट ऑर्बिट चाहिए, तो R1 की वैल्यू है, यानी कि n की वैल्यू क्या है? 1। अब हीलियम के केस में जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा 0.53 इंटू n की जगह पे 1 रखूंगा डिवाइड बाई 2 एंगस्ट्रॉम। बताओ कितना आ जाएगा R1 की वैल्यू? 0.53 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बेटा? जीरो पॉइंट 53 डिवाइड बाई 2, इसको कैलकुलेट करेंगे क्या? 0.0 0.065, तो R1 की वैल्यू हो गई 0.0265 एंगस्ट्रॉम। अभी और क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी कैलकुलेट। तो आओ एनर्जी का फॉर्मूला जल्दी से बता दो क्या होता है? E n की वैल्यू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18। यूनिट आगे क्या रखूंगा? जेड स्क्वायर अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी है? 1। फर्स्ट ऑर्बिट की बात कराना, एन की वैल्यू 1। जेड की वैल्यू बताओ कितनी है? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना हो गया? 4। तो -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना आया ई एन की वैल्यू? ई एन का मतलब E1 यहाँ पे -8.72 इंटू 10 पावर -18। यूनिट क्या आ जाएगा? जूल। ठीक, इस वाले क्वेश्चन का भी हमने आराम से आंसर देख लिया। कोई दिक्कत परेशानी किसी को?